नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली जो मैंने आज का सेशन लिया है वो इकॉनमी पे होगा। इकॉनमी से संबंधित जितने भी 150 से 200 फिर 250 जितने भी प्रश्न होंगे हम उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर इकॉनमी आपने लिया है, इकॉनमी में जो भी प्रश्न जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं, जो पूछे जाने की संभावना है, और इकॉनमी के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हम उसको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं टॉपिक वाइज हम यहाँ पे डिस्कसन कर रहे हैं। तो टॉपिक हमारा जैसे ही खत्म होता है, अगला ये लास्ट होगा, लास्ट टॉपिक खत्म होता है तो ये जो है जीके जीएस का पूरा समाप्त हो जाएगा कोर्स। ठीक है, तो ये हमारा समाप्त हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इकोनॉमी में किस प्रकार से, इकोनॉमिक्स में किस प्रकार से जो है क्वेश्चन वो पूछे गए हैं, ट्रेंड क्या रहा है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं एक बार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्फीति नियंत्रण ठीक है में सहायक नहीं होता है। देखिए, खाद्य उत्पादन में अतिवृद्धि, औद्योगिक उत्पादन में अतिवृद्धि, उत्पादकता में अतिवृद्धि, ये तीनों जो हैं वो घटक स्फीति नियंत्रण में सहायक होते हैं। जबकि मुद्रापूर्ति में अतिवृद्धि, ये जो है आप लोग जानते होंगे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जब आपने पढ़ा होगा इकॉनमी में। ठीक है, जब अतिवृद्धि हो जाती है तो मुद्रापूर्ति की जब अतिवृद्धि हो जाएगी तो वह घटक स्फीति में नियंत्रण में सहायक नहीं होगी। तो ये चीज़ें आप जब टर्म्स होते हैं जो कि आपको इकॉनमी में जब आपने ये इकॉनमी जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को नॉर्मली जो है इसका टर्म्स अगर समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, टर्म्स समझ लीजिए, नहीं समझ में आते तो आप लोगों को रटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट समय में आप लोग इकॉनमी पढ़ नहीं सकते, तो इस वजह से आप लोग इसको प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए। अगला हमारा है कि क्रमागत उत्पादन ह्रास। हो सकता है कि आप लोग जो थोड़ा इंग्लिश में जो है इस सब्जेक्ट की मैं एडवाइस दूंगा कि आप लोग अगर इंग्लिश जो वर्जन में अगर आप लोग देखेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जो इंग्लिश के जो शब्दकोश है, जो वर्ल्ड मीनिंग है वो ज़्यादा आप प्रीफर करेंगे, क्योंकि वो जब हम दैनिक जीवन में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन मतलब हमको समझ पता आता है, लेकिन स्फीति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा घटक हो गया। तो ठीक है, इस प्रकार जो इसमें जो शब्दकोश प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा वो परे होते हैं। तो इस वजह से मैं एडवाइस दूंगा कि इस प्रश्न को जब आप सॉल्व करें तो डेफिनेटली आप इसका इंग्लिश वर्जन का सहयोग जरूर लें। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी आती है इंग्लिश तो। क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम का प्रतिनिधित्व करने वाली वक्र रेखा समानता क्या होती है, नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। ठीक है, उत्पादन ह्रास जो यहाँ पे दिखाई गई है, ह्रास मतलब नीचे गिरी हुई, तो इस वजह से आप समझ सकते हैं। अब हमारा जो अभ्यास प्रश्न चालू जाता है, अभ्यास प्रश्न पहला है हमारा कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, ये आपको पता होगा कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना किस प्रणाली का उदाहरण है, आगमन प्रणाली का उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न हमारा है कि निम्न कथन किसका है कि आर्थिक नियम वस्तुतः काल्पनिक होते हैं। आर्थिक नियम वस्तुतः काल्पनिक होते हैं, ये सेलिगमैन जो है इनका कथन है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य क्या है। अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य जो है वो सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों हैं। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न है कि अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं। तो जीवन रक्षक अनिवार्यताएं, कुशल रक्षक अनिवार्यताएं, प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्यताएं, ये सभी जो है वो अनिवार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की मांग में आनुपातिक कमी क्या कहलाती है। तो कीमत में आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है। हमेशा जो विलासिता संबंधी आवश्यकताओं की जो मांग में आनुपातिक कमी होती है वो हमेशा कीमत में आनुपातिक वृद्धि से अधिक होती है। सातवां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लिया जाता है, ये कथन जो है वो सत्य है। जो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लिया जाता है। तो इसी प्रकार से अगला जो हमारा है देख लेते हैं कि आठवां नंबर क्वेश्चन हमारा है, आठवां है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। एडम स्मिथ जो है अर्थशास्त्र के जनक। इस प्रकार का जो लेवल है ये इस प्रकार का लेवल हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे अर्थशास्त्र के जनक क्या हो गया, जो नॉर्मल की टर्म्स होते हैं उसको पूछ लिया जाता है, बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता है। इस वजह से आपको टेंशन नहीं लेना है। कई बार मुझे लगता है खुद की अगर 2 मिनट आप वीडियो देखेंगे थोड़ा सा लगेगा कहाँ यार ये तो ऊपर ऊपर सब जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे की टर्म्स अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको जो कुंजी पत्रिका है जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी कि आप बोल क्या रहा हूँ मैं। ठीक है, उसका कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, तो वो चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। जैसे हो गया अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ये लेवल होता है हमारे एग्जाम का। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में जो उत्पादन यानी प्रोडक्शन का जो अर्थ होता है वो उपयोगिता पैदा करना या बढ़ाना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 10वां प्रश्न हमारा है कि मानवीय पूंजी का क्या अर्थ होता है। तो मानवीय पूंजी का अर्थ होता है लोगों की दक्षता और कौशल का संचयन करना। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर आर्थिक वस्तु है। देखिए,
आर्थिक वस्तु क्या है? दूध, स्वर्ण और सिनेमा का टिकट, ये सभी आर्थिक वस्तु है, जबकि गैर आर्थिक जो नदी का पानी है वो गैर आर्थिक वस्तु है। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। नॉन इकोनॉमिक थिंग्स है जो कि आपको समझना है। अगला हमारा है 12 नंबर, देख लेते हैं। 12 नंबर क्या है? बचत की अक्षमता किन कारणों से होती है? तो बचत की अक्षमता उपयुक्त सभी कारणों से होती है, यानी निर्धनता के कारण, मुद्रा प्रसार के कारण और निम्न उत्पादन के कारण जो होती है वो यानी बचत की अक्षमता होती है। इसी प्रकार से इन्फीरियर अर्थात हीन, ठीक है, इन्फीरियर अर्थात हीन वस्तुओं के संबंध में मांग वक्र का ढाल क्या होगा? ठीक है, तो मांग वक्र का जो ढाल होगा, हीन मतलब छोटा, ठीक है, गिरता हुआ, इन्फीरियर नीचे की तरफ, तो ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से आप लोग की टर्म्स को समझ सकते हैं। तो आप अगर नहीं पढ़े तो नॉर्मल अगर की टर्म्स के माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त मांग का उदाहरण नहीं है? संयुक्त मांग का उदाहरण रोटी और मक्खन की मांग, क्रिकेट बॉल व बैट की मांग, पेन व स्याही, ये सभी जो है ये संयुक्त मांग का उदाहरण है, जबकि कोयला व बिजली की मांग संयुक्त मांग के उदाहरण नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर हमारा क्या है कि अनधिमान वक्र से क्या आशय है? तो अनधिमान से आशय क्या है कि वह संयोग पथ जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो वह अनधिमान वक्र कहलाता है। ठीक है, 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर क्या है कि अस्थैतिक अर्थशास्त्र संबंध किससे है? तो वर्तमान अर्थशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, अस्थैतिक अर्थशास्त्र का संबंध वर्तमान से है। ठीक है, इसी प्रकार से 17 नंबर है कि अनिवार्य आवश्यकता का उदाहरण क्या है? भोजन की न्यूनतम मात्रा जो है वो अनिवार्य आवश्यकता का उदाहरण है। इसी प्रकार से 18 नंबर है कि पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता होती है, तो पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है। इसी प्रकार से 19 नंबर देख लेते हैं। 19 क्या है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का कौन सा नियम कहा जाता है? तो सीमांत उपयोगिता ह्रास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा वो आपको रट लेना है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को गोसेन का कौन सा नियम कहा जाता है? तो गोसेन का पहला नियम, प्रथम नियम कहा जाता है। देखिए जो ऊपर 2 कथन दिए गए थे उनको भी आपको रट लेना है, क्योंकि कथन जो है कई बार पूछे गए हैं, इस वजह से मैं एडवाइस दूंगा कि आप कथन जो है रट लीजिए। अगला 20वां नंबर हमारा कि सीमांत उपयोगिता कब ऋणात्मक हो जाती है? तो सीमांत उपयोगिता शून्य सीमांत उपयोगिता के बाद ऋणात्मक हो जाती है। ठीक है, शून्य के बाद नीचे जो है वो तो माइनस में ही जाएगा, इस वजह से आपको पता भी होगा। तो छोटे छोटे की टर्म्स है जो कि आपको नॉर्मल माइंड अगर आप यूज़ करेंगे तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 21 नंबर हमारा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम किसके अंतर्गत संतुलन को स्पष्ट करता है? तो उपभोक्ता के अंतर्गत जो है वो सम सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत संतुलन को स्पष्ट करता है। इसी प्रकार से हमारा 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर क्या है कि उपभोक्ता की बचत का विचार किसने प्रतिपादित किया था? उपभोक्ता की बचत का विचार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्शल ने प्रतिपादित किया था। इसी प्रकार से हमारा 23 नंबर है, 23 नंबर है कि निम्नतर अधिमान वक्र की तुलना में उच्चतर अनधिमान वक्र अपेक्षाकृत संतुष्टि प्रदान करेगा अधिक। ठीक है, तो निम्नतर अधिमान वक्र की तुलना में जो उच्चतर अनधिमान वक्र जो है वो अधिक जो है संतुष्टि प्रदान करेगा। ठीक है, तो की टर्म्स हैं, छोटी छोटी की टर्म्स हो जो कि आपको समझना चाहिए। आई थिंक आप समझ भी रहे होंगे, इस वजह से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसमें क्या किया कि अधिमान, उच्चतर अधिमान क्या करेगा? अधिक करेगा। तो छोटे छोटे की टर्म्स हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो डेफिनेटली जो छोटे छोटे वाक्य हैं उसको आप समझ के पकड़ के जो है इसको आंसर को लगा सकते हैं। 24 नंबर हमारा बात करता है कि प्रतिस्थापन वस्तु का उदाहरण क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा गया है कई बार। तो चाय एवं काफ़ी जो है वो प्रतिस्थापन वस्तु का उदाहरण है। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको तो आपको डेफिनेटली रट ही लेना है। 25 नंबर हमारा है कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि का जब किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि का उपभोग के कुल व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे वस्तु की मांग की लोच कही जाएगी, इकाई लोच। ठीक है, अगला हमारा नंबर है 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर क्या है कि जब 2 वस्तुएं पूर्ण स्थानपन्न होती हैं तो मांग की आड़ी लोच क्या होती है? तो अनंत होती है। ठीक है, इसी प्रकार से 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर क्या है कि मांग की लोच का क्या अर्थ होता है? तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन, इसका अर्थ होता है। 28 नंबर देख लेते हैं। 28 नंबर क्या है हमारा कि पूरक वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच क्या होती है? तो पूरक वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच आधी होती है। इसको इंग्लिश में समझिएगा क्योंकि मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, आप समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा और कोई मतलब भी नहीं
नहीं निकलता। अगर आप रट सकते हैं तो रट लीजिए, जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको देख लीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं डेफिनेटली आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगी तो उसमें उसको भी आप लोग पिन करिएगा, ठीक है। डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा। और आपका अगर कमेंट अच्छा रहा, जैसा आप एनालिसिस करिए हमारे वीडियो का, अगर आपको कहीं गलत लगता है तो उसको बताइए, अगर कहीं आपको अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट कीजिए, अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसको भी बताइए। आपका पिन जो है, आपका जो कमेंट है उसको स्क्रीनशॉट लेकर के हम एक वीडियो तैयार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे जो अभी 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपको यहाँ पर जो है आपका भी कमेंट जो है शामिल किया जाएगा। इस वजह से आप लोग जब डेफिनेटली कमेंट जरूर किया कीजिए। अगला हमारा है 29 नंबर, यानी 29 नंबर हमारा क्या है। 29 नंबर में पूछा गया है कि जब मांग वक्र एक सरल रेखा हो, जब मांग वक्र क्या हो, एक सरल रेखा हो, तब उसके मध्य बिंदु पर भाग लोचका क्या बराबर होती है, किसके बराबर होती है। तो इसका मध्य बिंदु किसके बराबर होता है। जब मांग वक्र एक सरल रेखा हो, ठीक है, तो उसके मध्य बिंदु पर मांग की लोच के बराबर किसके बराबर होती है, तो वो बराबर होती है 1 के बराबर होती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है 30 नंबर पर जो प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं कि जब वस्तु के मूल्य में 5% का परिवर्तन होता है तब उसकी मांग में 10% का परिवर्तन होता है, तो इस स्थिति की मांग को लोच कहते हैं इकाई से अधिक। असत्य कथन को आपको छांटना है, तो ये इंपॉर्टेंट है असत्य कथन वाला, क्योंकि मैंने देखा था इसको। तो प्रत्येक वस्तु की मांग लोचपूर्ण होती है, ये गलत बात है कि प्रत्येक वस्तु की मांग लोचपूर्ण नहीं होती है। जबकि अगर देखा जाए तो रूटिंग की मांग जो है साधारणतः बेलोचदार होती है, कार की मांग लोचदार होती है, बोल्टिंग के मांग की लोच मापने की बिंदु विधि को विकसित किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, यानी 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर में पूछा गया है कि यदि पूंजी की एक स्थिर मात्रा के साथ श्रम की 10 इकाइयों के प्रयोग के कारण कुल उत्पादन 120 रहा हो, तो श्रम का औसत उत्पाद क्या होगा। तो श्रम का औसत उत्पाद होगा 112, माफ़ कीजिएगा 12, कि 120 बराबर 120 भागे 10 कर देंगे, जिसको आपको पता होगा कुल उत्पाद बराबर, माफ़ कीजिएगा, कुल उत्पाद बटा इकाई उत्पाद, जो कि आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। तो 120 बटा 10 हो जाएगा, तो 0 से कट जाएगा, 12 बचेगा, ठीक है। तो इस सिंपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँ तो आपको विशेष तौर पर चौकन्ना रहना है। 33 नंबर है, यानी 33 नंबर है कि दीर्घकाल में स्थिर साधन होता है, तो कोई भी नहीं, ठीक है, दीर्घकाल में कोई भी स्थिर साधन नहीं होता है। 34 नंबर हमारा, यदि उत्पादन फलन सहजातीय हो तो समनतिक यानी आइसोक्लिन्स उत्पादन रेखाओं के मूल बिंदु से जाने वाली रेखा क्या होगी, तो वो रेखा जो होगी वो सीधी रेखा होगी। यदि उत्पादन फलन सहजाती हो तो समनतिक यानी आइसोक्लिन्स उत्पादन रेखा जो होंगी वो मूल बिंदु से सीधी जाएंगी। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 35 नंबर 35 नंबर देख लेते हैं कि इनमें से प्रकृति का निःशुल्क कौन सा उपहार है। भूमि जो है वो प्रकृति का निःशुल्क उपहार, जबकि पूंजी, श्रम और मशीन ये तीनों जो है मानव निर्मित है। आपको 36 नंबर देख रहे हैं। 36 नंबर क्या है हमारा कि वेतन किस उत्पादन का साधन का पुरस्कार है। तो श्रम, ठीक है, जो आपको वेतन मिलता है किसके आधार पर, आपके श्रम के अनुसार। तो वही है कि वेतन किस उत्पादन साधन का पुरस्कार है। ऐसा प्रश्न तो आप डेफिनेटली कर ही सकते हैं, इसी टाइप के प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखना है। अगला हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर देख लेते हैं कि श्रम की कार्यक्षमता के पहलू क्या है। तो परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों हैं जो हैं वो श्रम की कार्यक्षमता के पहलू हैं, ठीक है। 38 नंबर देख लेते हैं। 38 नंबर हमारा पूछा गया है। 38 नंबर क्या है कि पूंजी का प्रतिफल क्या है। पूंजी का प्रतिफल ब्याज होता है, ठीक है। जब पूंजी हम किसी को देते हैं तो उसके अनुसार हमें ब्याज भी मिलता है। 39 देख लेते हैं। 39 नंबर देख लेते हैं कि संगठन किस प्रकार का कार्य करता है। संगठन जो है 39 नंबर में संगठन जो है वो मानसिक प्रकार का कार्य करता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा समझ मुझे नहीं आया कि मानसिक प्रकार से किस प्रकार से संगठन कार्य करता है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा इसके बारे में मुझे कम पता है, तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर क्या है हमारा कि बड़े पैमाने पर, 40 नंबर हमारा क्या है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए आवश्यक क्या है, तो श्रमिकों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लघु उद्योग होता है, फिर बृहद उद्योग होता है। लघु उद्योग में कम श्रम लगता है, कम लोगों की जो है पूंजी लगती है, कम लागत लगती है, कब उत्पादन होता है। जबकि वही अगर उसकी उपेक्षा उल्टा देखा जाए तो बृहद उद्योग जो होता है उसका ठीक उल्टा होता है, ठीक है, सब ज़्यादा लगता है, तो प्रोडक्शन भी उसमें ज़्यादा होता है। 41 नंबर देख लेते हैं। 41 नंबर क्या है हमारा 41 नंबर हमारा है कि बाह्य बचतें प्राप्त होती है, तो बहुत सी फर्मों को जो है वो बाह्य बचतें प्राप्त होती है। 42 नंबर देख लेते हैं। 42 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। तो बाह्य मित व्यवसाय उद्योग के समान विकास पर निर्भर करती हैं। जो बाह्य मित व्यवसाय उद्योग होते हैं उद्योग के समान विकास पर निर्भर करती है।
इसी प्रकार से 43 नंबर देख लेते हैं। 43 नंबर हमारा क्या है कि पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के लिए निम्न कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो पूंजी संपत्ति के आकार में वृद्धि होगी। ठीक है, पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल के लिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पूंजी संपत्ति के आकार में वृद्धि होगी। उसी प्रकार से 44 नंबर देख लेते हैं, यानी 44 नंबर क्या है हमारा कि पैमाने के घटते हुए प्रतिफल नियम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 44 नंबर में क्या पूछा गया है कि पैमाने के घटते हुए प्रतिफल नियम के संदर्भ में तो साधनों के अनुपात में 8% की वृद्धि एवं उत्पादन में 5% की वृद्धि होती है। अगला हमारा प्रश्न है 45 नंबर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता की दशा काल्पनिक होती है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसकी दशा क्या होती है? काल्पनिक होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है 46 नंबर 46 नंबर देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुएं होती हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किस प्रकार की वस्तुएं होती है? तो समरूप प्रकार की वस्तुएं होती हैं। ठीक है, 47 नंबर देख लेते हैं। 47 नंबर हमारा पूछा गया है। 47 नंबर है कि द्वयात्मक प्रतियोगिता क्या है? तो द्वयात्मक प्रतियोगिता जिसमें किसी बाजार में एक वस्तु के दो उत्पादक होते हैं उसे द्वयात्मक प्रतियोगिता कहते हैं। ठीक है, अवसर लागत क्या है? 48 है कि अवसर लागत क्या है? तो त्यागी गई वस्तु या सेवा का मूल्य ही अवसर लागत कहलाता है। ठीक है, 49 नंबर बात कर लेते हैं, यानी 49 नंबर बात कर लेते हैं कि प्रमुख लागत का दूसरा नाम क्या है? परिवर्तनशील लागतें जो हैं वो प्रमुख लागत का दूसरा नाम है। 50 नंबर देख लेते हैं। 50 नंबर क्या है कि मौद्रिक लागत का आशय क्या है? सामाजिक लागत जो है वो मौद्रिक लागत का आशय कहलाता है। इसी प्रकार से जो अगला हमारा जो है अगला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्योंकि पूछा गया है 51 नंबर देख लेते हैं। 51 हमारा है कि मांग वक्र कहलाता है, तो सीमांत आगम वक्र ही मांग वक्र कहलाता है। ठीक है, सीमांत आगम वक्र ही मांग वक्र कहलाता है। देखिए, अगर आप लोगों को की टर्म समझ में नहीं आ रहा हो डेफिनेटली आप हमसे बताइएगा। तो इसके जो नॉर्मल जो की टर्म्स है तो उसको आप बताइएगा, तो मैं क्या करूँगा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे तो इसको की टर्म्स को मैं समझा दूंगा। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर समझ में आती है तो अच्छी बात है। ठीक, अगर डिमांड आती है तो मैं इसको की टर्म्स को भी समझाऊंगा जो जो चीज़ें पूछी गई हैं। अगला पूछ लेते हैं, देख लेते हैं 52 नंबर हमारा क्या है, यानी 52 नंबर क्या है कि सामान्य मूल्य निर्धारण किन शक्तियों से होता है? तो सामान्य मूल्य निर्धारण जो होता है वो मांग एवं पूर्ति के द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि सामान्य मूल्य, ठीक है, सामान्य मूल्य निर्धारण जो होता है वो मांग एवं पूर्ति के अनुसार होता है। जो माफ़ कीजिएगा, देखिए इसमें थोड़ा सा समझने योग्य बातें हैं। देखिए समझाने योग्य, आप लोग इसको पॉज करके थोड़ा सा धीरे देखेंगे तो आप डेफिनेटली समझ में आएगा। जैसे कि आप क्या करेंगे, एक वस्तु लेने चाहिए। ठीक है, बाजार में एक वस्तु लेने जाएंगे तो मान लीजिए एक वस्तु है तो उसकी 10 खरीदार हैं, तो क्या होगा? अगर मांग ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। और वहीं एक वस्तु है, अगर उसकी मांग कम है लेकिन उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगी? अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, मांग कम है, तो उसकी जो लागत है, वो जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि सामान्य मूल्य निर्धारण जो होता है वो मांग एवं पूर्ति के अनुसार होता है। 53 नंबर देख लेते हैं, यानी 53 नंबर में पूछा गया है कि जिस कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की एक निश्चित मात्रा क्रय करता है, यानी खरीदता है, तो उसे क्या कहा जाता है? मांग मूल्य। ठीक है, जिस नंबर पर जिस पैसे पर खरीदता है उसे मांग मूल्य कहा जाता है। 54 नंबर देख लेते हैं, नहीं 54 नंबर हमारा क्या है? 54 नंबर हमारा क्या है? 55 नंबर हमारा क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कुल लाभ वहाँ सर्वाधिक होता है जहाँ TR और TC दूरी सर्वाधिक होती है। TR और TC दूरी क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इसी प्रकार से हमारा अगला 55 नंबर है। 55 नंबर देख लेते हैं। 55 नंबर में पूछा गया है 55 नंबर में पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की संतुलन की आवश्यकता दशाएं क्या होती है? ठीक है, तो इसमें क्या होती हैं कि MC MR और MC MR के नीचे कटे। MC MR, ठीक है, MC MR जो है, MC जो है MR के बराबर हो तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन C सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त दोनों, यानी MC MR के बराबर भी हो और MC MR के नीचे से काटे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आप लोगों ने देखा होगा ग्राफ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो MC MR का MC और ये है MR का जो है ग्राफ बनता है, इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा। 56 नंबर देख लेते हैं। 56 नंबर देख लेते हैं की टर्म्स जो है कि 56 नंबर हमारे पूछा गया है। 56 नंबर में पूछा गया है कि अपूर्ण प्रतियोगिता की मांग वक्र लोचदार होता है अधिक। ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र जो है लोचदार होता है अधिक। 57 नंबर वहीं देख लेते हैं, नहीं 57 नंबर देख लेते हैं। 57 नंबर क्या है कि अपूर्ण प्रतियोगिता का उत्पादन पूर्ण प्रतियोगिता से होता है कम। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता से कम होता है। 58 नंबर बात कर लेते हैं। 58 क्या है कि एकाधिकार साम्य उस बिंदु पर होता है जहां MC MR को काटे। ठीक है, MC MR जहां काटती है वहां एकाधिकार साम्य उस बिंदु पर होता है। ठीक है, अल्पकाल में एकाधिकारी को लाभ होता है।
ये इंपॉर्टेंट है। 59 नंबर है कि अल्पकाल में एकाधिकारी को शून्य या सामान्य लाभ या सामान्य हानि होती है। ठीक है। 60 नंबर देख लेते हैं। 60 नंबर क्या है हमारा कि सामान्य वस्तु के लिए दो या दो से अधिक कीमत वसूल करने को कीमत विभेद कहते हैं। उपयुक्त कथन किसके लेखक हैं कि लेखक कौन है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन्सन। 60 का बी जो हमारा सही हो जाएगा। 61 नंबर देख लेते हैं। 61 नंबर हमारा क्या पूछा गया है कि प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेद तब होता है जब एकाधिकार वस्तु का मूल्य उपभोक्ता की सामर्थ्य से वसूल करता है। ठीक है। इसी प्रकार से 62 नंबर देख लेते हैं। 62 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात परोक्ष विधि के अंतर्गत एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए लागू होती है? तो संभावित प्रतियोगिता के बनाए रखना ही जो है वो परोक्ष विधि के अंतर्गत एकाधिकार को नियंत्रित करने के लिए लागू होती है। इसी प्रकार से 63 है यानी 63 नंबर क्या हमारा कि कीमत नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपयुक्त है? तो सकारात्मक एवं नकारात्मक उपाय जो है वो दोनों जो है वो कीमत नियंत्रण के लिए दोनों उपयुक्त नियम हैं। इसी प्रकार से 64 नंबर देख लेते हैं। 64 नंबर क्या हमारा कि अल्पकाल में जिन साधनों को केवल एक बार प्रयोग में लाया जाता है उन्हें हम पूर्णतया विशिष्ट कहते हैं। ठीक है, अल्पकाल के लिए जिस साधनों को केवल एक बार प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, जिन वस्तुओं का सिर्फ एक बार हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं उसे हम पूर्णतया विशिष्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 65 नंबर देख लेते हैं। 65 क्या है कि लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान केवल जो है वो सभी साधनों को प्राप्त होता है। लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान केवल सभी साधनों को प्राप्त होता है। ठीक है। 66 नंबर देख लेते हैं। 66 नंबर क्या हमारा कि उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति का लोच होती है, न तो पूर्तिया बेलोच न तो पूर्तिया लोचदार। ठीक है, लोचदार ये, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन जो होता है, जो इसके वक्र बनता है उसी को लोचदार कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने का कीटन समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। 67 नंबर देख लेते हैं। 67 नंबर क्या है हमारा कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत औसतन मजदूरी रेखा AW कर्व जो होता है ऊपर की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। 68 नंबर देख लेते हैं। यानी 68 नंबर क्या है हमारा कि ब्याज के निर्धारणीय सिद्धांत क्या है? हिक्स हेंसन का सिद्धांत जो है वो ब्याज का निर्धारणीय सिद्धांत है। इसी प्रकार से 69 नंबर देख लेते हैं। 69 क्या है हमारा कि एक ऋणी के द्वारा पूंजी के उपयोग के बदले में ऋणदाता का जो भुगतान दिया जाता है उसे कहा जाता है कुल ब्याज। ठीक है, एक ऋणी के द्वारा पूंजी के उपयोग के बदले में ऋणदाता को जो भुगतान दिया जाता है उसे कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पैसा दिया, ठीक है, उस पैसे के बदले में आपने जो मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए प्लस मुझे पूंजी जोड़ करके वो मेरा कुल ब्याज कहलाएगा। ठीक है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको विशेष तौर पर अगर धीरे से पढ़ेंगे, ठीक है, रिलैक्स होकर पढ़ेंगे, डेफिनेटली ये की टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे। कीन्स ने ब्याज का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तरलता पसंदगी सिद्धांत जो है वो कीन्स ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। इसी प्रकार से 71 नंबर देख लेते हैं। 71 नंबर क्या है कि लाभ सदैव क्या होता है? धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा 72 नंबर हमारा है क्या है? ठीक है, 72 नंबर देख लेते हैं। 72 नंबर हमारा क्या है? तो 72 नंबर में क्या है कि प्रोफेसर J.K. मेहता के अनुसार लाभ क्या है कि अनिश्चित सहन करने का पुरस्कार ही लाभ कहलाता है, प्रोफेसर J.K. मेहता के अनुसार। अब वहीं 673 देख लेते हैं। 73 नंबर देख लेते हैं। 73 नंबर क्या है कि किसी देश की केंद्रीय बैंक वह है जो 73 नंबर पर क्या पूछा गया है कि किसी देश का केंद्रीय बैंक वह है जो बैंकों का बैंक है। जैसे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बैंकों का बैंक होता है, इसलिए हम इसे केंद्रीय बैंक के रूप में संज्ञा देते हैं। ठीक है। 74 नंबर क्या पूछा गया है? 74 नंबर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नोट रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत नहीं की जाती है? तो 1 रुपये का नोट रिजर्व बैंक के द्वारा निर्गत नहीं की जाती, जबकि 100 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये का नोट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है मुद्रित की जाती है। 75 नंबर देख लेते हैं। 75 नंबर मुद्रास्फीति का क्या अर्थ होता है? तो वस्तुओं और साधनों की कीमतों में वृद्धि करना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। इसी प्रकार से 76 नंबर देख लेते हैं। 76 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कानूनी मुद्रा है? तो मुद्रा, नोट व सिक्के जो है वो कानूनी मुद्रा के अंतर्गत आती है। वहीं 77 की बात कर लेते हैं। 77 नंबर क्या हमारा है? 77 नंबर हमारा है कि राष्ट्रीय आय संबंधित है, तो आर्थिक कल्याण से राष्ट्रीय आय संबंधित है। ठीक है। 78 नंबर क्या हमारा? 78 नंबर है कि उपभोक्ता की बचत को उदासीनता वक्र की सहायता से किसने मापा था? तो उपभोक्ता की बचत को उदासीनता वक्र की सहायता से प्रोफेसर हिक्स ने मापा था। ठीक है। इसी प्रकार से 79 देख लेते हैं। 79 क्या है
कि व्यापार चक्र की 4 प्रवस्थाएं हो कौन सी होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, मंदी आएंगी, फिर पुनरुत्थान होगा, फिर समृद्धि होगी, प्रतिसार होगा। ठीक है, बाजार में क्या होती है, पहले मंदी आती है, फिर पुनरुत्थान होता है, फिर समृद्धि होती है, फिर प्रतिसार होता है। तो ये चीज़ें जो कि की टर्म्स आपको समझना है कि व्यापार चक्र में क्या होता है, ये चीज़ें बाद आती हैं। फिर प्रतिसार के बाद फिर क्या आ जाएगी, फिर मंदी आ जाएगी, फिर पुनरुत्थान होगा, फिर समृद्धि होगी, फिर प्रतिसार होगा, फिर मंदी होगी। तो इस प्रकार से जो है की टर्म चलते रहते हैं। जैसे क्या हो गया, एक सिंपल सी बात समझिए। ठीक है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, बिजनेस में क्या हुई, पहले आपको मंदी हुई, मतलब आपको घाटा हुआ, फिर आप थोड़ा सा उससे उभरे, फिर क्या हुई, आपकी समृद्धि हुई, आपकी कंपनी की डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद प्रतिसार हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ, फिर बहुत ज़्यादा मुनाफा के बाद फिर क्या आ जाती है, मंदी आ जाती है। इस प्रकार से जो एक क्रम है, ये व्यापार चक्र की 4 प्रवस्थाएं होती है जो कि लगातार चलता रहता है। इसी प्रकार से 80 नंबर देख लेते हैं। 80 नंबर में पूछा गया है कि सीमांत हानि बराबर होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सीमांत लागत और माइनस सीमांत आगमन के बराबर होती है। जो सीमांत हानि होती है वो सीमांत लागत और सीमांत आगमन के माइनस के यानी घटाव के यानी अंतर के बराबर होती है। साधारण बात है कि सीमांत हानि सीमांत लागत और सीमांत आगम के अंतर के बराबर होती है। इसी प्रकार से हमारा 81 नंबर देख लेते हैं, यानी 81 नंबर हमारा पूछा गया है कि बाजार की पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है। तो कीमत इक्वल टू क्या होती है, कीमत जो होती है बराबर औसत आगम के बराबर होती है, और औसत आगम जो है वो सीमांत आगम के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये इंपॉर्टेंट था। आपको 81 नंबर इंपॉर्टेंट क्या संज्ञा हम देखेंगे। आप 82 नंबर देख लेते हैं, यानी 82 नंबर क्या है कि जब औसत लागत बढ़ती है तब सीमांत लागत भी बढ़ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से 83 नंबर देख लेते हैं। 83 क्या है कि व्यापारिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या होता है कि जमा प्राप्त करना एवं उधार देना। ठीक है, व्यापारिक बैंकों का कार्य क्या होता है कि जमा प्राप्त करना एवं उधार देना। इसी प्रकार से 84 नंबर बात कर लेते हैं। 84 नंबर हमारा क्या है कि 84 क्या दिया गया है कि साख नियंत्रण के लिए क्या होता है कि भेदात्मक दरें अपनाई जाती हैं, साख राशनिंग की जाती है और ब्याज दर में वृद्धि की जाती है। उपयुक्त सभी जो है वो साख नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, साख नियंत्रण के अंतर्गत भेदात्मक दरें अपनाई जाती हैं, साख राशनिंग की जाती है और ब्याज दर में वृद्धि भी की जाती है। कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या यहाँ पे पूछा गया है, इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। हालांकि 20 यहाँ पे बताया गया है, तो कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या यहाँ पे 20 है। बैंकों का बैंक कौन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया है। तो छोटे छोटे की टर्म्स होते हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इस प्रकार से 87 नंबर देख लेते हैं। 87 नंबर हमारा क्या है, 87 है कि विदेशी व्यापार क्या है, तो एक से दूसरे देश को आयात निर्यात करना ही विदेशी व्यापार के अंतर्गत कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट की टर्म्स है जो कि आपको समझ लेना है, रट लेना है, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी बराबर बनी हुई है। 88 नंबर देख लेते हैं। बजट क्या है, बजट क्या है, आगामी आय व्यय का अनुमान ही बजट कहलाता है। बजट क्या कहलाता है, आगामी आय व्यय का अनुमान ही बजट कहलाता है। 89 नंबर देख लेते हैं। 89 नंबर क्या है कि निकृष्ट मुद्रा उत्तम मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह नियम किससे संबंधित है। देखिए, निकृष्ट जो मुद्रा होती है वो उत्तम मुद्रा के चलन से बाहर कर देती है। यह किससे संबंधित है, तो 89 नंबर जो है वो ग्रेशम के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, ये कथन था जो कि पूछा गया था। 90 नंबर है कल्याण अर्थशास्त्र को परिभाषित करने वाले हैं। कल्याण अर्थशास्त्र को एलसी टीगू जो है वो परिभाषित करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, 90 नंबर का डी जो होगा वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 91 नंबर हमारा है, 91 नंबर है कि मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। तो मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है। ठीक है, वही जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा। 92 नंबर देख लेते हैं। 92 नंबर, 92 नंबर क्या है कि जिस तत्परता से पूंजी एक स्थान से दूसरे स्थान को और एक उद्योग से दूसरे उद्योग को और एक देश से दूसरे देश तो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, पूंजी की गतिशीलता। ठीक है, 92 का ऑप्शन ए सही होगा। 93 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शर्त है। तो देखिए, दीर्घावधि में श्रम की पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है, सही बात है। और श्रम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है। ठीक है, श्रम जो होता है वो उत्पत्ति का सक्रिय साधन होता है और श्रम की कार्यक्षमता के अनुसार श्रम की कार्यक्षमता के परिणात्मक एवं गुणात्मक 2 पहलू हैं। तो ऑप्शन डी जो हमारा हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से 94 नंबर देख लेते हैं। 94 नंबर देख लेते हैं। 94 क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे विभेदी कीमत कहा जा सकता है। तो इंडियन रेलवे ने 3 टियर व्यवस्था का आरंभ किया है जिसे हम विभेदी कीमत कहते हैं। समाशोधन गृहों का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। 95 नंबर है। 95 नंबर हमारा क्या दिया गया है, 95 नंबर दिया गया कि समाशोधन गृहों का आरंभ जो है इंग्लैंड में किया गया था। 96 नंबर देख लेते हैं कि भारत में समाशोधन गृह का मुख्य कार्य क्या है कि आपसी लेन देन का निपटारा करना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 97 नंबर हमारा है। तो 97 नंबर हमारा क्या है कि भुगतान शेष को अपने पक्ष में करने के लिए क्या करना चाहिए, निर्यात बढ़ाना चाहिए। ठीक है, 98 नंबर देख लेते हैं।
98 नंबर क्या है हमारा कि उदारीकरण क्या है, तो विनिमय नियंत्रण में वृद्धि करना ही उदारीकरण कहलाता है। ठीक है। 99 नंबर क्या है हमारा, तो 99 नंबर हमारा क्या है कि मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है MV प्लस M1V1। यहाँ M1 से क्या आशय है, ठीक है, ये टर्म्स आपसे जो है पूछ लेगा, तो साख पत्र की मात्रा से संबंधित है। ठीक है, M1 जो है वो साख पत्र की मात्रा से संबंधित है। वहीं 100 नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है, पुलिस आ गई है अब। तो लाभ के नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो लाभ के नव प्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन शुम्पीटर द्वारा किया गया था, शुम्पीटर द्वारा किया गया था। 101 नंबर देख लेते हैं। 101 नंबर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है डॉलर। ठीक है। 102 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से किस कर का आरोपण केंद्र सरकार करती है किंतु संग्रहण एवं विनियोजन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तो जो स्टाम्प शुल्क होता है 102 नंबर का ये जो है सो हो जाएगा। नहीं, स्टाम्प शुल्क जो है वो स्टाम्प शुल्क कर का आरोपण जो है वो केंद्र सरकार करती है, लेकिन जो संग्रहण एवं विनियोजन होता है वो राज्य सरकार के द्वारा स्टाम्प शुल्क को किया जाता है। ठीक है। 103 नंबर बात कर लेते हैं। 103 नंबर हमारा क्या है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या होता है, तो बढ़ती हुई प्रजनन क्षमता और गिरती हुई मृत्यु दर, ये मुख्य कारण है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको रट लेना है, क्योंकि बार बार पूछा गया है। 104 नंबर देख लेते हैं। 104 नंबर क्या है कि भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरह विश्लेषित किया जा सकता है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था को केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में विश्लेषित यानी बाटा बताया जा सकता है। ठीक है। 105 नंबर बात कर लेते हैं। 105 नंबर क्या है हमारा कि भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है, आर्थिक साधनों का समान वितरण ही भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। 106 नंबर देख लेते हैं। 106 नंबर हमारा क्या है कि केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र कहाँ तक है, तो जिला तक है। केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र कहाँ तक है, जिला तक है। 107 नंबर है। 107 नंबर शेयर बाजार में बियर मार्केट क्या होता है, तो शेयर कीमतों में गिरावट की दीर्घ अवधि ही शेयर कीमतों में गिरावट की दीर्घ अवधि ही शेयर बाजारों में बियर मार्केट कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, की टर्म्स आपको याद रखना है, बियर मार्केट किसे कहते हैं। ठीक है। 108 नंबर देख लेते हैं। 108 नंबर क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में आने वाले उतार चढ़ाव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं, कृषि उत्पादन से। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में आने वाले उतार चढ़ाव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं, तो कृषि उत्पादन से। ABC 109 नंबर देख लेते हैं। ABC तथा ATC वक्रों में स्वरूप क्या होता है, U आकार का। ठीक है, U आकार का जो ABC और ATC होता है इसमें इस प्रकार का जो है वक्र बनता है। ठीक है। 110 नंबर देख लेते हैं। 110 देख लेते हैं। 110 नंबर हमारा है कि यदि 100वीं इकाई की कुल लागत TCN 2000 रुपये हो तथा उसने एक कम इकाई अर्थात 99वीं इकाई का कुल लागत 1900 हो, तो सीमांत लागत क्या होगी। सीमांत लागत आपने पढ़ा भी होगा, सीमांत लागत का फार्मूला आप लगा देंगे तो 110 नंबर का हमारा जो है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। 100 यहाँ पे 2000 में से 1900 घटा देंगे तो यहाँ पे 2100 आ जाएगा। ठीक है। तो आखिरी लागत माइनस सीमांत लागत पूछिए तो आखिरी इकाई कुल लागत में हम क्या करेंगे, जो है इकाई लागत जो है घटा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो ऑप्शन आपका आ जाएगा। 111 नंबर देख लेते हैं कि औसत लागत वक्र का U आकार का होना किस नियम पर आधारित है, तो जो औसत लागत जो इसका आकार जो U का आकार का होता है, इसका आकार जो U आकार का होता है वह किसके नियम पर आधारित है, तो 111 का B नंबर सही हो जाएगा, यानी परिवर्तनशील अनुपात नियम पर आधारित है। ठीक है। 112 नंबर देख लेते हैं। 112 नंबर है कि अल्पकाल से क्या आशय होता है, तो मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित करने में लगने वाले समय को ही अल्पकाल कहते हैं। ठीक है, अल्पकाल किसे कहते हैं, मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित करने में लगने वाले समय से। इस प्रकार से 113 नंबर देख लेते हैं। 113 नंबर हमारा क्या है, 113 नंबर क्या है, उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि संतुष्टि को अधिकतम करना। संतुष्टि को अधिकतम करना ही उपभोक्ता का मुख्य नियम होता है, उद्देश्य होता है। 114 नंबर बात कर लेते हैं। 114 नंबर क्या है कि रिज रेखाएं क्या होती हैं, रिज रेखाएं को कहा जाता है उत्पादन की प्राविधिक सीमा को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं ही रिज रेखाएं कहलाती है। 115 नंबर बात कर लेते हैं। 115 नंबर क्या है कि किसी वस्तु का उत्पादन लागत किन चरों पर निर्भर करता है, तो उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों का मूल्य जो उन्हें चुकाया जाता है, उत्पादन फलन पर उत्पादन की अवधि, यानी इन सभी पर जो है उत्पादन लागत निर्भर करता है। ठीक है, उत्पादन लागत किन पर निर्भर करता है, उत्पादन की अवधि पर लागत निर्भर करता है।
उत्पादन फलन पर निर्भर करता है, उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों का मूल्य जो उन्हें चुकाया जाता है, ये सभी जो है उत्पादन लागत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे आपने कुछ कृषि करने के लिए मान लीजिए आलू आपने बोया, तो आलू में आप लागत क्या लगाएंगे, लागत के रूप में आप उसमें अवधि देंगे। ठीक है, अवधि में इसमें इंक्लूड की जाएगी उत्पादन लागत के अंतर्गत, और अवधि मतलब समय। ठीक है, कितना समय उसमें। फलन, उत्पादन फलन क्या होता है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। साथ साथ में आपने किन साधनों का प्रयोग किया है, जैसे उसमें डाई, पोटास, यूरिया, इस प्रकार से आप लोग संक्षेप में आप लोग अपने से रिलेट करके समझेंगे तो जो है ये बहुत ही रिलेटेबल लगेगी। ठीक है, बहुत ही सरल लगेगी। 116 नंबर बात कर लेते हैं कि भारत के आयोजन का मुख्य लाभ प्राप्त होता है तो राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि होती है। ठीक है, भारत में आयोजन के में मुख्य लाभ प्राप्त किसको होता है, तो राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि होती है। 117 नंबर बात कर लेते हैं कि बेरोजगारी की समस्या से निदान, बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए वह आवश्यक है कि शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए। ठीक है, शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए। 118 नंबर बात कर लेते हैं कि जनसंख्या पर काबू पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कारगर उपाय क्या है, परिवार नियोजन। 119 नंबर है, 119 नंबर हमारा क्या है कि ब्याज की दर में भिन्नता के कारण बताइए। तो जो है पूंजी की मांग और पूंजी की मांग व पूर्ति और दृढ़ देने में जोखिम, ये सभी जो है वो ब्याज की दर में भिन्नता के कारण है। ठीक है, कारण है। 120 नंबर देख लेते हैं। 120 नंबर क्या है हमारा कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है अच्छे बाजार का उदाहरण। ठीक है, जो सरकारी सस्ते गल्ले की जो दुकान होती है वो अच्छे बाजार का उदाहरण है। 120 का बी हमारा सही हो जाएगा। 121 का देख लेते हैं इसी प्रकार से। 121 नंबर हमारा है कि क्षेत्र की दृष्टि से ऐसी वस्तुओं का बाजार क्षेत्रीय होता है जो शीघ्र नष्ट होने वाली व भारी होती हैं। ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से ऐसी वस्तुओं का बाजार क्षेत्रीय होता है जो शीघ्र नष्ट होने वाली व भारी होती है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। मैं हो सकता है कि बीच बीच में आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि जो की टर्म्स मुझे समझ में आ जा रहे हैं, बाकी कई टर्म्स मुझे खुद नहीं समझ में आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा उसमें इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा टर्म्स समझ में आते हैं। ठीक है, तो आप अधिकतर आप अगर इसको अपने आप से रिलेट करके समझेंगे तो बड़ा ही आसान सब्जेक्ट है। जैसे आप लोग मान लीजिए कोई भारी वस्तु हो गई, किसी भारी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, या फिर जैसे बहुत ज़्यादा देर तक जो है संभाल कर नहीं रखा जा सकता, कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जैसे दूध हो गया। ठीक है, दूध क्या होता है कि दूध उत्पादन में अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक उसको रखें तो क्या होता है, एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ से इंडिया से अगर हम चाइना भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। अगर वही चीज़ हम लोहा भेजें तो ठीक है, वो जब तक पहुँचाएंगे वो सही रहेगा, उसी स्थान पर रहेगा। लेकिन दूध क्या हो सकता है, वो ख़राब हो सकता है। तो उसका उद्योग जो होता है उसको क्षेत्र के अंतर्गत ही उसका उद्योग स्थापित किया जाता है और वहीं उसकी बिक्री और खरीद होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की बात कही गई है कि जो क्षेत्र की दृष्टि से ऐसी वस्तुओं का बाजार जो होता है वह क्षेत्रीय होता है। ठीक है, ऐसी वस्तु से तात्पर्य दूध से हो गया, क्षेत्रीय से मतलब उसी क्षेत्र में वो उत्पादन भी होगा और उसी क्षेत्र में वो बेच भी दिया जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रखकर यानी प्रिजर्व नहीं किया जा सकता है, संरक्षित नहीं किया जा सकता। इस वजह से शीघ्र नष्ट होने वाली भारी वस्तुएं जो होती है उनका जो है, उन वस्तुओं का जो है बाजार जो होता है वो क्षेत्रीय होता है, क्षेत्रीय बाजार जिसे हम कहते हैं। 122 नंबर देख लेते हैं। 122 नंबर क्या हमारा कि प्रमाणिक मुद्रा बनी होती है तो स्वर्ण एवं रजत की मुद्राएं जो होती हैं, स्वर्ण एवं रजत सी प्रमाणिक मुद्राएं बनी होती हैं। 123 नंबर देख लेते हैं। 123 नंबर हमारा क्या है, 123 नंबर क्या है कि कागजी मुद्रा का प्रचलन जो है वो संपूर्ण विश्व में है। ठीक है, इस प्रकार से 124 नंबर देख लेते हैं। 124 नंबर हमारा है कि मुद्रा के लिए आवश्यक है कि वह सार्वमान अस्वीकृत हो। मुद्रा के लिए आवश्यक है कि वह 124 नंबर देख लेते हैं कि सर्वमान अस्वीकृत हो। इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको आप एक बार छोड़ लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बाद में डिस्कशन करूँगा या फिर पिन करके मैं आंसर इसको आपको बता दूंगा। हालांकि इसके अनुसार जो है वो ऑप्शन डी सही होगा। एक बार इसको बता दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, डेफिनेटली मैं इसको देख लूँगा। ठीक है, 124 नंबर का जो है स्किप कर रहे हैं। 125 नंबर देख लेते हैं। 125 नंबर क्या हमारा कि वितरण के प्रबंध को मिलने वाले अंश को क्या कहते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि वितरण के प्रबंध को मिलने वाले अंश को पारितोषिक कहते हैं। ठीक है, पारितोषिक कहते हैं। अगला हमारा इसी प्रकार से 126 नंबर हमारा है कि वितरण किन किन में किया जाता है, तो वितरण भूपति, श्रमिक और साहसी, इन तीनों में जो है वितरण का प्रयोग जो है विनिमय किया जाता है। अगला हमारा विनिमय बैंक की आपकी परिभाषा ही पूछ ली है कि विनिमय बैंक क्या होता है। विनिमय बैंक बेसिकली क्या होता है, यह बैंक विदेशी व्यापार की वित्त पूर्ति करता है। ठीक है, यह बैंक जो होता है विदेशी व्यापार की वित्त पूर्ति करता है। जो विदेशों से हम व्यापार करते हैं उनका लेना देना जो होता है वो इसी वित्त बैंक से होता है। ठीक है, इसी के माध्यम से मुद्रा पदार्थ में गुण होना चाहिए वहनीयता का। ठीक है, मुद्रा पदार्थ में गुण होना चाहिए वहनीयता का। अगला हमारा है 129 नंबर देख लेते हैं। 129 देख लेते हैं कि मुद्रा स्थगित भुगतान का आधार क्यों। देखिए, मुद्रा जो है वो
मुद्रा स्थगित भुगतान का आधार है, क्योंकि मुद्रा में मूल्य के अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक अस्थायित्व होता है। सही बात है। मुद्रा में सर्वमान्य स्वीकृति का गुण होता है, मतलब सही, कभी किसी भी जगह चल सकती है, हर जगह चलती है। ठीक है, सही बात है। मुद्रा अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक टिकाऊ है। तो ये तीनों जो है वो मुद्रा स्थगित भुगतान का आधार है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी विशेषताएँ हैं जिसकी वजह से आपको समझना है। ठीक है, तो यही बताया गया है कि मुद्रा स्थगित भुगतान का आधार है इस वजह से। क्यों? क्योंकि ये मुद्रा के मूल्य में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक स्थायित्व होता है और मुद्रा में सर्वमान्य स्वीकृति का गुण होता है और मुद्रा अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक टिकाऊ भी होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है 130 नंबर देख लेते हैं। 130 नंबर हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी चल पूंजी है? तो जो यंत्र है वो चल पूंजी है। 131 नंबर बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 130 नंबर कि श्रम से आशय क्या होता है? तो केवल द्रव्य कमाने के लिए किया गया श्रम जो होता है वो श्रम आशय कहलाता है। ठीक है, अगला हमारा देख लेते हैं 132 नंबर क्या है। 132 नंबर पूछा गया किसी श्रमिक की कार्यकुशलता की जानकारी होती है तो उसके उत्पादन की मात्रा और किस्म व अवधि पर, ठीक है, डिपेंड करती है। तो किसी भी श्रमिक की कार्यकुशलता की जानकारी होती है किस पे? तो उसकी उत्पादन की मात्रा किस्म और अवधि पर डिपेंड करती है। 133 देख लेते हैं। 133 नंबर देख लेते हैं कि भूमि के स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, भूमि के स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। 134 नंबर देख लेते हैं। 134 नंबर हमारा क्या है? निम्नांकित में से कौन सी भूमि है? ठीक है, सूर्य का प्रकाश तथा नदी का पानी ही क्या है? माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आया, इसको यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। 124 और 134 नंबर हम स्किप किए हैं। 135 नंबर देख लेते हैं। 135 नंबर हमारा क्या है? 135 क्या है कि घरेलू नौकर का उत्पादन कहा जा सकता है क्योंकि वह सेवा द्वारा तुष्टि गुण का सृजन करता है। 136 नंबर देख लेते हैं। 136 नंबर हमारा क्या है? हो जाए उत्पादन की क्रिया में मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु तुष्टि गुण क्या होता है? सृजन किया जाता है। उत्पादन की क्रिया में मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु, ठीक है, उत्पादन की जो क्रिया होती है उसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु क्या होता है कि तुष्टि गुण जो होता है वो सृजन किया जाता है। इस प्रकार से अगला हमारा है 137 नंबर हम देख लेते हैं। 137 क्या है कि प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार उत्पादन में मौखिक साधन दो ही हैं और वे हैं भूमि एवं श्रम। ठीक है, प्रोफेसर चैपमैन का मानना था कि उत्पादन में मौखिक साधन दो ही हैं और वो कौन कौन से हैं? भूमि और श्रम। 138 नंबर बात कर लेते हैं कि धनी व्यक्ति की अपेक्षा निर्धन व्यक्ति को अपनी आय का भोजन पर अधिक प्रतिशत भाग व्यय करना पड़ता है। ठीक है, जो धनी व्यक्ति की अपेक्षा जो निर्धन व्यक्ति होता है उसको अपनी आय का जो अधिक भोजन पर जो है व्यय करना होता है। ठीक है, जो मिडिल क्लास की फैमिली, ट्रेंड भी चल रहा है इस समय। 139 देख लेते हैं कि जो किसी परिवार की आय में वृद्धि होती है शिक्षा, मनोरंजन व स्वास्थ्य पर व्यय का अनुपात भी बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा कमाने लगेंगे तो ज़्यादा आपके जो रहन सहन, शिक्षा, मनोरंजन, जो स्वास्थ्य पर जो आपकी जो खर्च है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से 140 नंबर देख लेते हैं कि भारत में जीवन स्तर की निम्नता के मुख्य आर्थिक कारण क्या है? तो प्राकृतिक साधनों का अनुकूलतम उपयोग न होना, जिसकी कारण क्या होता है कि भारत में जीवन स्तर की निम्नता के मुख्य आर्थिक कारण यही है। ठीक है, तो हम प्राकृतिक संसाधनों का जो है बिना जाने सोचे जो है, जैसे पानी हो गया, ठीक है, भूमि हो गया, वनों की कटाई हो गई, तो अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है हमारे जीवन की गुणवत्ता में कमी आ रही है, यही मुख्य कारण है। 141 नंबर देखते हैं 141 कि दो व्यक्तियों की आय व शिक्षा तथा अन्य परिस्थितियों के समान होने पर भी उसकी रहन सहन के स्तर में भिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है? तो व्यय करने का तरीका। ठीक है, मान लीजिए कि मैं भी 10,000 कमा रहा हूँ, आप भी 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन आप जा रहे हैं कार में और मैं जा रहा हूँ रिक्शे में, तो पैसे किसके बचेंगे? भाई मेरे बचेंगे ना। तो वही चीज़ सेम बातें हैं जो कि उसके टर्म्स में जो है इसको समझाई गई है। 142 नंबर देख लेते हैं कि जीवन स्तर को उच्च करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ठीक है, 143 नंबर क्या है कि कुल उपयोगिता वक्र होती है। कुल उपयोगिता वक्र पहले ऊपर चढ़ता है, बाद में नीचे गिर जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से 144 देख लेते हैं। ठीक है, 144 कि सीमांत उपयोगिता के स्वरूप जो है वो धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, ये तीनों हो सकती है। इस वजह से उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 145 नंबर देख लेते हैं। 145 नंबर क्या है हमारा कि राजस्व विभाग में सार्वजनिक आय एवं व्यय का अध्ययन किया जाता है। राजस्व विभाग में सार्वजनिक आय एवं व्यय का अध्ययन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट लेना है।
अगला हमारा है 146 नंबर देख लेते हैं। 146 क्या है कि लाभ के प्रायोगिक सिद्धांत यानी डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के विवेचन किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो लाभ के प्रायोगिक सिद्धांत अर्थात डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का विवेचन JB क्लार्क ने किया था। ठीक है, 146 का सी हो जाएगा। 147 देखते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता अर्थात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फर्म की संस्थिति की स्थिति क्या होगी? ठीक है, एकाधिकारी प्रतियोगिता अर्थात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म की संस्थिति की स्थिति क्या होगी? 147 का बी यानी AR जो होगा वो AR AC के बराबर होगा, जबकि AR इज ग्रेटर देन MC। ठीक है, मार्जिनल प्राइस, एक सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे 148 नंबर देख लेते हैं हमारा अपना। 148 नंबर हमारा क्या है कि भारत की राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम किसके द्वारा आकलित की जाती है? तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा आकलित की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा है, अगला 149 देख लेते हैं कि पैमाने के प्रतिफल में कौन सी अवस्था होती है? तो पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था, पैमाने के समान या स्थिर प्रतिफल की अवस्था और पैमाने के घटते हुए प्रतिफल की अवस्था, ये तीनों अवस्थाएं जो होती है वो पैमाने के प्रतिफल में अवस्थाएं होती है, जो कि उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अगला हमारा है 150 नंबर हमारा है कि यदि सभी साधनों को 25% से बढ़ाया जाए जिसके फलस्वरूप उत्पादन जो है वो 30% से बढ़े तो यह प्रतिफल कौन सी अवस्था होगी? तो पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल की अवस्था होगी। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न जो है समाप्त होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ की टर्म्स जो है मुझे पता है खुद कि आप लोगों को समझ नहीं आए होंगे, लेकिन कौन सी प्रश्न आपको समझ नहीं आए हैं या फिर इसमें आप कोई सुझाव देना चाहे डेफिनेटली आप हमसे दे सकते हैं। अब अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको कमेंट को जो है अप्रिशिएट किया जाएगा डेफिनेटली। अगर आप बुराई करते हैं कोई भी चीज़ को, बुराई इन द सेंस ऑफ कि आप किसी अच्छे चीज़ को लेकर बुराई करते हैं कि हाँ ये चीज़ आपने गलत बताई है, ऐसे होगा, तो अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ आप एनालिसिस कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, ऐसे हुआ तो क्यों हुआ, वो आप क्वेश्चन भी पूछेंगे डेफिनेटली। आपके जो कमेंट बॉक्स को जो है वो कट करके हम अपने लास्ट में जो है अपना तैयार कर रहे हैं एक सेशन, जिसमें आपको आपके कमेंट बॉक्स आपके कमेंट को भी जोड़ा जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमसे जो है टेलीग्राम से जुड़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।